मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब फादर मेरे फार्मर हैं, सब्जी की दुकान है। मैंने शुरू में जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था सिविल सर्विस के बारे में, तो उन इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे मैंने अपने कंटेंट को देखा कि हाँ ये पढ़ना है, ट्राई करना शुरू किया। 20 में वही मेंस में मेरे स्कोर बहुत कम आए, 630 आए, मतलब कट ऑफ से भी मैं 100 नंबर नीचे था। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरे में कुछ ज़्यादा दिक्कत है। हमें डरना नहीं है, अपने विल पावर को मेंटेन करके रखना है, अपने में इम्प्रूवमेंट करना है, अपने क्रिटिसिज्म को हमें सुनना है, एक्चुअली में एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए, और तभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक ऐसी परीक्षा जो आपको मौका देती है देश की उन्नति और विकास में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, आपको मौका देती है कि आप जन सामान्य में, खासतौर से ग्रामीण परिवेश में या ऐसी जगह पर जहां विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची है आज़ादी के इतने साल बाद भी, वहां युवाओं को एक प्रोत्साहन देने का कि आप भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। देश के विकास के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, सरकार के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। और ये परीक्षा, यकीन मानिए, पास करने के लिए आपको बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है, और जब कोई गुजरता है तो उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प होती है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी परीक्षा की, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं, और मैं बहराइच में मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ हैं प्रिंस बाबू मिश्रा, जिन्होंने 505वां स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने ठीक ही कहा होगा कि बड़ी कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा के बाद जो चयनित होते हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। मैं सारे सवालों पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने, जब ये आपको खबर मिली कि आप चयनित हो गए हैं, सेलिब्रेशन कैसे हुआ? मैं मुखर्जी नगर में अकेले ही अपने रूम में था, तो उसके जस्ट बाद मैंने पीडीएफ में नाम देखा, तो फिर मेरे तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। फिर जस्ट मैंने अपने पापा को तुरंत कॉल किया, कॉल करके बताया। उनके जो हाव भाव थे, उनके चेहरे पे, हालांकि मैं देख नहीं सकता था, लेकिन फील किया कि जो मुस्कान रही होगी वो अनपैरेलल थी, मुझको बहुत सुखद कर रही थी और बहुत प्राउड मेरे लिए था। और फिर मैंने अपने दोस्तों को, सबको बताया, फिर तो पार्टी ही शुरू हो गई। वहाँ से वैसे दिल्ली से आने में जितना भी समय लगता हो बहराइच आने के लिए, लेकिन जब आप निकले होंगे इस खबर को लेने के बाद, तो ये सफ़र लंबा लगा होगा आपको। हाँ, काफ़ी लंबा लग रहा था कि ये सफ़र काश जल्दी कट जाता। अच्छा, शुरुआत करते हैं। ये जो तैयारी करने का फैसला आया, आपने बीबीडी से इंजीनियरिंग की है, तो मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आपको सुनेंगे जो इस परीक्षा में आगे सम्मिलित होना चाहते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी शिक्षा की, और कैसे कैसे वो सफ़र आगे बढ़ा है? शुरू में तो जैसे 1 से 5, मतलब 1 से लेके 12 तक तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं अपने विकासखंड विशेश्वरगंज से किया है, बहराइच पे है। हाँ, लेकिन जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त मैंने सिविल सर्विस को बेहद अच्छे तरीके से जानना थोड़ा शुरू किया कि हाँ इसमें क्या काम होता है, कैसा काम होता है। हालांकि मेरे घर पे भी थोड़ा सा पहले से भी माहौल था, जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, फादर हैं, कहीं ना कहीं शुरू से भी उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया था कि हाँ ये सर्विस भी है, अगर आप चाहो तो ऑप्शन में ले सकते हो। हालांकि उनका कोई दबाव नहीं था। तो ओवरऑल जब मैं खुद को एसेस कर पाया कि हाँ ये सर्विस कहीं और सर्विस से बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो जा कर के इस डिसीज़न पे हम पहुँचे कि हाँ इसको करना है। नहीं, तो इंजीनियरिंग जब आपने की, ये सिर्फ एक पैरेलल फैसला था कि एक ऑप्शन होना चाहिए, मुझे सिविल ही करना है, या फिर वो जो इंजीनियरिंग आप कर रहे थे उसमें भी एक था दिमाग में कि शायद मुझे इंजीनियर भी बनना है? कहीं ना कहीं ये था कि हमें सिविल सर्विस की तरफ जाना है, ये तो कहीं ना कहीं थोड़े पहले मेरे माइंड में था। लेकिन इंजीनियरिंग तो इसलिए करना भी पड़ा था कि एक हमारे पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस बहुत टफ एग्ज़ाम है। अगर मान लीजिए इन केस उधर आप नहीं, हाँ, सफलता आपको मिलती है, तो उस केस में हमारे पास एक करियर ऑप्शन होगा। और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा डिसीजन भी मेरा था। कई बार कहा जाता है इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब करते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फैक्ट ऐसे बताते हैं कि मतलब हमारे देश में मैं ना तो इंजीनियर्स की कोई कमी है, और मोस्टली क्या है कि हाँ इंजीनियर्स और एरिया में भी ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा। आप कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा 5वां अटेम्प्ट रहा है। और इससे पहले 4 अटेम्प्ट में आपको हर बार क्या ये समझ में आया कि कहाँ गलती हो रही है? और इससे पहले जो अटेम्प्ट रहे उसमें प्री मेंस या इंटरव्यू तक का सफ़र हुआ? सर, इसमें जो मेरा पहला अटेम्प्ट था तो उसमें जस्ट मतलब 2019 में दिया, तो उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स से 38 के अराउंड मार्क्स थे। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि हाँ प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई करते हैं, तो मैंने साल भर क्या मतलब हमेशा प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से पढ़ाई की, तो 20 में हमने प्रीलिम्स निकाला।
तो लेकिन मेंस अच्छा नहीं तैयार था, उसका सिलेबस हम में अच्छे कमांड नहीं थी, पकड़ नहीं थी, तो 2021 में फिर मेंस मेरा नहीं होता है 20 में। 21 में मैं फिर एग्ज़ाम देता हूँ लेकिन मेरा प्रीलिम्स ही नहीं होता है, तो वो फिर तो बहुत ही मतलब मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज़ था। लेकिन फिर 22 में मैंने दिया तो प्रीलिम्स मेंस होते हुए मैं इंटरव्यू फेज़ तक पहुँच गया। इंटरव्यू से मैंने 45 मार्क्स से मैं बाहर हुआ और इस बार फॉर्चुनेटली 5th अटेम्प्ट में सारे प्रोसेस को क्लियर किया। सब्जेक्ट क्या थे आपके? सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। बाकी जीएस के सब्जेक्ट ऐसे सारे सब स्टूडेंट्स के कॉमन होते हैं। इंटरव्यू को लेकर बहुत सी चर्चाएं होती हैं, यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ है आपके दिमाग में कि आप भी सोच कर गए होंगे ऐसा होगा वैसा होगा, कोई वाकया या कोई सवाल जो आपको लगता हो बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों को जानना चाहिए? हाँ, मुझे अभी 2 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, एक पिछले साल एक इस बार। तो पिछले बार का मेरा इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल था। एक DAF होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो कैंडिडेट उसमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले बार तो मुझसे मोस्टली उसी से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक प्रिंस आपका मतलब ये नाम क्यों है, प्रिंस में बाबू क्यों ऐड कर दिया गया, उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम पे पूछे गए थे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, इस बार का जो मेरा इंटरव्यू था वो मोस्टली मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो वहाँ IR पे मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है, RCEP क्या है, क्यों इंडिया वहाँ से बाहर आया, यूनाइटेड नेशन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का मतलब उनका थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ कैंडिडेट को दबाते हैं, पुश करते हैं। मैं कोई भी जवाब दूँ तो उतना खुश नहीं दिख रहे थे, मतलब हमेशा मेरे आंसर को यानी आप फेस रीड नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। तो मेरा तो ये है कि आप अच्छे से तैयारी करो, इंटरव्यू को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कई बार इंटरेस्टिंग सवाल भी होते हैं। मैं ये भी पूछ लूँ कि आप जहाँ से कैसे, आप बगल में कितनी खिड़की हैं या शर्ट में कितने बटन हैं, ये आप सोच के गए थे? क्योंकि ये बड़ी चर्चा होती है और मैंने देखा है कि कई वीडियोस इस तरह के बने हुए हैं। हाँ, मैंने इस चीज़ को तो नहीं उतना सोचा था, लेकिन हाँ जैसे मेरे रोल नंबर को ऐड करो तो कितना होगा, मेरे मोबाइल नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, इस तरीके का मैं कैलकुलेशन करके गया था। हालांकि ऐसा मतलब मेरे एक्सपीरियंस में नहीं रहा है। ठीक है, आखिर में एक तो मुझे फिर से जानना है कि ये सेलिब्रेशन वाला अभी सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है आपका? और दूसरा ये एक सवाल और रह जाएगा अगर मैं ये ना पूछूं कि आपने, और ये जानना सबके लिए ज़रूरी है कि प्रिंस ने तैयारी अपने ही दम पर की है, जो भी अपने सोर्सेज हो सकते हैं मटेरियल्स को जुटाने के, दिल्ली जाने का फैसला आपने शुरुआत में क्यों नहीं लिया? मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब फादर मेरे फार्मर हैं, सब्जी की दुकान है, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने शुरू में जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था सिविल सर्विस के बारे में, तो उन इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे मैंने अपने कंटेंट को देखा कि हाँ ये पढ़ना है, ट्राई करना शुरू किया। तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्रीलिम्स एटलीस्ट 2020 में क्वालिफाई किया। तो एक अंदर से मोटिवेशन आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब 20 में वही मेंस में मेरे स्कोर बहुत कम आए, 630 आए, मतलब कट ऑफ से भी मैं 100 नंबर नीचे था। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरे में कुछ ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर मेरे बुआ के एक लड़के हैं, उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ हेल्प किया। और फाइनेंशियल कंडीशन मेरी नहीं सही थी, तो वहाँ भी मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले। जैसे एक डॉक्टर पीयूष चौबे सर हैं, वो PSIR बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, उन्होंने फ्री में मुझे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की। तो वहाँ जाके मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हाँ मैंने सपोर्ट कलेक्ट किया बहुत सारे लोगों से, वो सपोर्ट मिला और गाइडेंस जब मिलने लगी तो फिर मेरे अगले मेंस में मेरे स्कोर 718 पहुँच गया। मतलब मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स का जंप था। इस बार भी आई होप, अभी मार्कशीट नहीं आई है, लेकिन अच्छा जंप मुझे मिला है। ये बड़ी बात आपने कही, इससे एक बड़ा संदेश जाता है कि आप कोशिश करें तो रास्ते बन जाते हैं और मदद भी मिलने लगती है। आखिर में जो तैयारी करने जाएंगे, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं और असफल हुए हैं, कोई संदेश उनके लिए? सर संदेश इसमें ये है कि सबके लिए रास्ते थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी ने फर्स्ट में क्वालिफाई कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गया। ऑब्वियसली सबके पास रिसोर्सेज अलग हैं, हमारा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ है वो सबका अलग अलग है, देखने का नज़रिया अलग है। कभी हम ऐसे बैकग्राउंड से जाते हैं, गाँव से, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं आगे चल के। तो हमें डरना नहीं है, अपने विल पावर को मेंटेन करके रखना है, अपने में इम्प्रूवमेंट करना है, अपने क्रिटिसिज्म को हमें सुनना है, एक्चुअली में एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए, और तभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, बार बार अपने आप को हरा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दिन जीत जाएंगे।
और शुक्रिया, एक बार फिर से बधाई सभी की तरफ से आपको आपकी कामयाबी के लिए। तो आपने प्रिंस बाबू मिश्रा से मुलाकात की, 505वीं रैंक इनकी आई है और संघर्ष की पूरी कहानी इनकी जुबानी सुनी। धन्यवाद।